Hello everyone, welcome to सरस्वती एजुकेशन टाइम. दिस इज हिमानी पांडे. आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो फर्स्टली एज वी नो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. मतलब कि किसी भी कंट्री में कैसे कंट्री को चलना है, कौन से लॉज होने हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रूल बुक. अगर कॉन्स्टिट्यूशन को एक किताब से कंपेयर करें तो उस किताब में क्या होता है, जैसे हमारे पास जो बुक होती है उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले होता है प्रीफेस. फिर क्या होता है, यूनिट्स के अंदर चैप्टर्स, और लास्ट में बुक के पीछे अपेंडिक्स. ये होता है. हम सबकी बुक में इतनी सारी चीज़ें होती हैं. तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी बुक से कंपेयर करें तो उसमें भी ये सारे पार्ट्स हैं लेकिन नाम अलग है. तो प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड प्रीएम्बल. बुक में यूनिट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूनिट्स हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पार्ट्स. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स हैं. यूनिट्स के अंदर चैप्टर्स. तो कॉन्स्टिट्यूशन के केस में उन चैप्टर्स को बोलते हैं आर्टिकल्स. तो करेंटली हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं. फिर लास्ट में बुक के क्या होता है, अपेंडिक्स. अपेंडिक्स में जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें वो होती हैं, लाइक एडिशनल इंफॉर्मेटिव चीज़ें, तो वो अपेंडिक्स होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में अपेंडिक्स को बोलते हैं शेड्यूल्स. सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर our book with the constitution. So today we'll discuss the appendix of the constitution, which is known as schedules. So let's begin with the schedules. Appendix of the constitution. Originally का मतलब जब constitution force में आया, कब आया, on 26 जनवरी 1950. तो 26 जनवरी 1950 में टोटल 8 शेड्यूल थे, लेकिन अभी कितने हैं टोटल, 12 शेड्यूल्स हैं. सो नाउ वी हैव टोटल 12 शेड्यूल्स. तो 4 शेड्यूल ऐड हुए हैं. कौन से, शेड्यूल 9, 10, 11 एंड 12. तो 9 शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड हुआ था. हमारा जो पहला अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक शेड्यूल ऐड करने के लिए हुआ था. इट वॉज 9th. 10th 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1985 में. 11th 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में. एंड 12th 74 था सेम ईयर में. तो 9th वॉज लाइक अबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम. 10th वाला एंटी डिफेक्शन था. 11th वाला पंचायती राज सिस्टम. एंड 12th म्यूनिसिपैलिटीज. 11th शेड्यूल पर आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो, सो यू कैन विजिट एंड यू कैन सी दैट वीडियो. अभी हम 1 to 12 को प्रॉपरली इन डिटेल डिस्कस करेंगे. सो शेड्यूल इज़ द अपेंडिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने सीखा. और लेकिन इसको अगर डेफिनेशन से समझें तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है, कैटेगराइजेशन एंड टैबुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज़. देखो, जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो क्या होता है, ऐसे स्टेटमेंट्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, लेकिन बीच में कोई वर्ड आ जाता है और उसके ऊपर ये स्टार बना होता है, और उस स्टार को नीचे कहीं पर डिस्क्राइब किया हुआ होता है, या तो उसी पेज के नीचे, या फिर चैप्टर के पीछे, या फिर बुक के लास्ट में इस स्टार को एक्सप्लेन किया हुआ होता है. वैसे ही अपेंडिक्स भी है. अच्छा, ये स्टार क्यों करते हैं? इस स्टार को बनाने का ये गोल होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कोई कॉन्सेप्ट है जिसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर उसको यहीं पर डिस्क्राइब करते हैं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी. वैसे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंदी है. इट इज़ द लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. और अगर इन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी वहीं पर डिस्क्राइब करने लगेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो और भी बड़ा हो जाएगा. इसलिए कुछ टॉपिक्स को लास्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उन्हीं को अपेंडिक्स बोलते हैं, उन्हीं को शेड्यूल बोलते हैं. और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट में, उस बुक में लास्ट में लिखा हुआ है. तो सपोज़ अगर 100 पेजेस हैं तो 9, 7, 10 पेजेस में इन सब के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है
क्यों किया है? मकसद ये है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना समझना आसान हो जाए, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं हो और कंटिन्यूअसली हम उसे पढ़ सकें. सो दिस इज द ईश ऑफ मेकिंग द अपेंडिक्स और द शेड्यूल्स. And if we ask the definition, then this is the proper, it is like categorization. We have categorized and tabulated all the things. जैसे कि अगर हमें प्रेसिडेंट की सैलरी का पता लगाना है तो we'll just open the schedule, उसमें देखेंगे प्रेसिडेंट की क्या सैलरी है, तो डायरेक्टली we can reach. तो उसे टैबुलेट किया है टेबल्स में और कैटेगराइज किया है, तो उन्हीं को बोलते हैं पॉलिसीज, ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज को, तो वही है शेड्यूल. सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन एंड रेस्ट इज द कॉन्सेप्ट. अब हम वन बाय वन सारे शेड्यूल्स देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट शेड्यूल है. फर्स्ट शेड्यूल में दो पार्ट्स हैं, मतलब दो चीज़ें हैं. फर्स्ट है द नेम्स ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. तो स्टेट्स के नाम हैं और उनका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है. और दूसरे में है यूटीज के नेम एंड देयर एक्सटेंट, मतलब वो कहाँ तक है कोई टेरिटरी. और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि कहाँ तक उसका ज्यूरिसडिक्शन है. लाइक यूपी है तो उसका वो कहाँ तक वहाँ उसके रूल्स फॉलो होंगे, फिर उसके बाद से दूसरा स्टेट आएगा तो वहाँ का अलग ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगा. तो नेम्स ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एंड नेम्स ऑफ यूटीज एंड देयर एक्सटेंट फर्स्ट शेड्यूल में. नाउ लेट्स सी, हमारे पास इन इंडिया in 2020 we have 28 states and 8 union territories. ठीक है, तो 8 यूनियन टेरिटरीज है. नई यूनियन टेरिटरीज कौन ऐड हुई है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. सो दे बोथ वर फॉर्म्ड एज यूनियन टेरिटरी ऑन 31st October 2019. सो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370, जम्मू एंड कश्मीर जो कि पहले स्टेट था उसको 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसलिए 2 यूनियन टेरिटरीज आ गई थी और 28 स्टेट, एक स्टेट JNK कम हो गया. यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकता है कि पहले 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज कहते थे. अब अगर एक स्टेट को ख़त्म किया, जम्मू एंड कश्मीर को ख़त्म किया, तो 29 से 28 स्टेट्स हो गए, ये तो ठीक है. लेकिन यूनियन टेरिटरीज 2 बढ़ गई तो 9 होना चाहिए था. अब 8 कैसे? इट इज 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज. तो यहाँ पर तो 9 होना चाहिए था क्योंकि 7 पहले थी, अभी 2 ऐड हो गई तो 9 होना चाहिए. 8 कैसे? तो 8 ऐसे हुआ, दामन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को 26 जनवरी 2020 को मर्ज कर दिया गया है. तो पहले ये सेपरेट हुआ करती थी, एक हुआ करती थी, मतलब अलग अलग होती थी. दामन एंड दीव वॉज डिफरेंट, दादरा नगर हवेली वॉज अलग, लेकिन अभी इन दोनों को एक में कर दिया गया. दे वर मर्ज्ड एंड नाउ ये एक है. तो इसलिए दीज 2, ये 2 हो गई और यहाँ पर जो 2 की जगह 1 हो गया, तो 9 नहीं 8 हो गया है. सो वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज. डू रिमेंबर दिस. सो बाकी स्टेट्स के नाम, उनके कैपिटल, यूटीज कब फॉर्म हुआ, वो सब हम अलग वीडियो में देखेंगे. सेकेंड शेड्यूल में है प्रोविजन रिलेटेड टू एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड मेनी मोर थिंग्स. ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसके लिए हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि कौन कौन सी ऑफिसेस के लिए ये सब चीज़ें शेड्यूल 2 में गिवन है. लेट्स सी किसके लिए. प्रेसिडेंट, नंबर 1 इज प्रेसिडेंट. सेकेंड, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, ऑल स्टेट्स के गवर्नर. थर्ड, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. फोर्थ, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. तो कुछ स्टेट्स हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, कुछ हैं, कुछ ही ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें है. सो यू कैन राइट द नेम ऑफ दो स्टेट इन द कमेंट सेक्शन जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है. फिर क्या है? फिफ्थ इज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का एमोल्यूमेंट, प्रिविलेजेस और अलाउंसेस गिवन है.
एंड द सिक्स्थ इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सिर्फ इन्हीं ऑफिसेस का ये सब चीज़ें गिवन है, प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, और भी बाकी ऑफिसेस का इसमें नहीं गिवन है। शेड्यूल 3 में है फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन फॉर हम देखेंगे किसके लिए। पहले लेट्स अंडरस्टैंड ओथ्स एंड अफर्मेशंस क्या होते हैं। ओथ्स क्या होता है? जो भगवान के नाम पे लिया जाता है। इट इज़ टेकन इन द नेम ऑफ गॉड, शपथ इन द नेम ऑफ गॉड। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो भगवान को नहीं मानते, जो एथीस्ट हैं, वो क्या करते हैं? वो अफर्मेशन लेते हैं। दे डू नॉट टेक इन द नेम ऑफ गॉड, इट इज़ अ सोलम अफर्मेशन ओनली। सो दिस इज़ द डिफरेंस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि शेड्यूल 3 में किसकी ओथ के बारे में बात किया गया है। फर्स्टली इट इज़ यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, जितने भी स्टेट, सारे मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, देन मेंबर्स, कहाँ के मेंबर्स? पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स होंगे, और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स। फिर कैंडिडेट्स, जितने कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, कहाँ पर? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में, वो भी ओथ्स लेंगे एज पर शेड्यूल 3। देन जजेस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस, एंड देन कैग। सो दे ऑल विल टेक oath or affirmation as per schedule 3 of the Indian Constitution. Now let's look at the schedule 4. It says for the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and UTs. तो राज्यसभा में किस स्टेट से कितनी सीट्स होंगी, कितने मेंबर्स जाएंगे, उसके एलोकेशन के लिए शेड्यूल 4 बात करता है। ये किसके बेसिस पर होता है? ये पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन, उस स्टेट में ज़्यादा मेंबर। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? यूपी, तो यूपी में ज़्यादा सीट्स। उसके बाद महाराष्ट्र इज़ हैविंग 19 सीट्स, देन बिहार, वेस्ट बंगाल 16, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन सब से 1 सीट्स, क्योंकि इन स्टेट्स में बहुत कम पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट्स का एलोकेशन होगा राज्यसभा में, नंबर 1। नंबर 2, यूटीज़ में भी एलोकेशन होगा। तो 2 ऐसी यूटीज़ हैं विच सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द राज्यसभा। वो कौन सी है? दिल्ली एंड पौंडीचेरी। इट इज़ पुडुचेरी, Delhi and Puducherry. So Delhi is having 3 seats and Puducherry is having 1 seat. So these are the 2 UTs who have representation in Rajasthan. Now let's look at the Schedule 5 of the Indian Constitution. So Schedule 5 में क्या है? It contains the provision relating to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes. तो scheduled areas क्या होते हैं? ऐसी एरियाज जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन 50% या उससे ज़्यादा होती है, और दूसरा ऐसी एरियाज जिनको प्रेसिडेंट स्पेसिफाई कर देता है ये शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, तो वो एरियाज़ भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हो जाती हैं। तो शेड्यूल 5 में बहुत सारी शेड्यूल्ड एरियाज़ का मेंशन किया गया है, लेकिन 6th शेड्यूल में इट इज़ द प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। सिर्फ 4 स्टेट्स की बात शेड्यूल 6 में किया गया है और बाकी सारे स्टेट्स की बात शेड्यूल 5 में किया गया है। ये बेसिक डिफरेंस है शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। वी कैन रिमेंबर इट लाइक AMMT or ATM and M. One thing which is to be noted is M means only Meghalaya and Mizoram. M does not mean Manipur. तो मणिपुर नहीं होता। दिस कुड बी कंफ्यूजिंग। सो यहाँ पर M मणिपुर नहीं है, मेघालय और मिजोरम है। 4 स्टेट्स में शेड्यूल 6। नाउ शेड्यूल 7, इसमें क्या है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लिस्ट। सो वी नो देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये क्या है? डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता है, स्टेट और यूनियन के डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता है। हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर
लॉज बनाए जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर यूनियन लॉ बना सकती है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सिर्फ स्टेट बना सकता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में जिसमें दोनों बना सकते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो नेशन वाइड इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो स्टेट वाइज चेंज नहीं होते, जो एज अ कंट्री एज अ होल इम्पॉर्टेंट है, वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। जैसे कि डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, रेलवेज, कम्युनिकेशन, हाईवेज, तो ये कंट्री एज अ होल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब्जेक्ट्स में जो लॉज बनाने का काम है वो यूनियन करेगी। फिर जो स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं लाइक हेल्थ, पुलिस, तो किसी स्टेट के लिए वो अपना इस पर लॉ बना सकते हैं, तो वो स्टेट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट जिनमें दोनों बना सकते हैं, जो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, तो इन ये कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 5 स्टेट सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था। तो वो 5 सब्जेक्ट्स थे: फॉरेस्ट, एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वेट्स एंड मेजर, जो वेट मेजर, मीटर, किलोग्राम एंड ऑल, ये सब कौन सा वेट और मेजर फॉलो होना चाहिए वो, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द कोर्ट्स, सारे कोर्ट्स में, मतलब सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के बाकी सारे कोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उन सबको भी कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था। सो दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। तो एजुकेशन भी, फॉरेस्ट भी, ये सब आया था इसमें 1976 में। पहले एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट होता था, नाउ इट इज कॉन्करेंट सब्जेक्ट। सो फार वी हैव सीन दैट स्टेट लिस्ट में स्टेट ही लॉ बना सकता है, बट देयर इज एक्सेप्शन। 249 आर्टिकल 249 of the Indian Constitution says that there may be the instances जब यूनियन स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। आर्टिकल 250 says whenever there is national emergency, अगर नेशनल इमरजेंसी हो जाती है तो यूनियन स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। फिर आर्टिकल 252 says अगर 2 स्टेट्स आते हैं, दे कम टूगेदर एंड से टू द पार्लियामेंट कि आप हमारे लिए लॉ बनाइए, तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द स्टेट्स। अब 2 स्टेट्स क्यों आएंगे? तो बहुत सारी स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, कभी बॉर्डर डिस्प्यूट, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, पोल्यूशन को लेकर के, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। तो इफ अपने आप में दे कांट मेक लॉज, दे कैन कम टू द पार्लियामेंट, दे कैन आस्क देम टू मेक लॉज, देयरफॉर द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट लॉज फॉर द स्टेट्स। सो ये एक्सेप्शन है। आर्टिकल 249, 250 एंड 252 आर द इंस्टेंसेस इन विच द यूनियन कैन फॉर्मुलेट लॉज फॉर द स्टेट्स। So now coming towards the 8th Constitutional Amendment Act. तो ये languages के बारे में है। It mentions all the languages which are recognized by the Indian Constitution. तो originally 14 languages थे, अभी 22 languages हैं। तो समय के साथ बहुत सारी languages को Constitution में add किया गया है। So 21st Constitutional Amendment Act 1967 में सिंधी को add किया गया। सो वी कैन आस्क द क्वेश्चन, सिंध तो पाकिस्तान में है, तो सिंधी को क्यों ऐड किया गया? सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। सिंधी इज स्पोकन इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, लाइक गुजरात में तो सिंधी बोली जाती है, इसलिए इसे ऐड किया गया 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। देन 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस को। सो दोज 3 लैंग्वेजेस वर कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। कोंकणी इज बेसिकली स्पोकन इन गोवा, केरला, कर्नाटका का कुछ पार्ट, फिर मणिपुरी मणिपुर में, एंड नेपाली सिक्किम, वेस्ट बंगाल में नेपाली बोली जाती है। तो इन तीनों लैंग्वेजेस को
इस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया 1992 में। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच हेल्ड इन 2003, उसमें 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। दोज 4 लैंग्वेजेस वर बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, 4 लैंग्वेजेस। So Bodo is primarily spoken in Assam, Meghalaya, Dogri in Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Maithili in Bihar, and the Dogri in it's like Dogri we did Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Santhali in Jharkhand. So we can learn, एक ट्रिक है लर्न करने की, 21, 71 को ऐड करेंगे 92, so we can learn in this way. 21st Constitutional Amendment Act, 71st, इन दोनों को ऐड करेंगे 92nd, so 92nd में 4 लैंग्वेजेस। so 21st में 1 था, 1 लैंग्वेज थी, 71 में 3 लैंग्वेजेस थी, तो 1 और 3 को ऐड करते हैं तो 4 आता है। तो इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं कि इस वाले अमेंडमेंट में 4 लैंग्वेज थी, इसमें 3 और इसमें 1। दिस कैन बी अ मेथड टू लर्न, यू कैन हैव योर ओन मेथड। नाउ कमिंग टू शेड्यूल 9, शेड्यूल 9 में लैंड रिफॉर्म्स एंड अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था विच हेल्ड इन 1951, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड उसके बाद, सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो व्हेन इंडिया गॉट डिवाइडेड, या फिर उसके पहले प्री इंडिपेंडेंस, क्या था कि हमारी कंट्री में कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास लार्ज लैंड होल्डिंग्स थी, जिनके पास बहुत सारी लैंड थी, जमींदार्स के पास, दे हैड द लार्ज लैंड होल्डिंग्स। कुछ ऐसे फार्मर्स थे जिनके पास बहुत कम लैंड थी, और मैनी फार्मर्स ऐसे थे, देयर वर मैनी फार्मर्स जिनके पास लैंड ही नहीं थी, दे वर लैंडलेस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट का ये काम था कि सबके पास कुछ ना कुछ लैंड हो, क्योंकि अगर लैंड नहीं होगा तो देयर मे बी द इश्यूज ऑफ फूड ग्रेन नहीं होगा, हंगर होगा, और उस समय इंडिपेंडेंस के आसपास बहुत ज़्यादा हंगर, फेमाइन होते थे, स्टार्वेशन की प्रॉब्लम थी। तो ये सॉल्व करना ज़रूरी था, और ये कैसे सॉल्व होगा, जब सबके पास लैंड होगा, सब एग्रीकल्चर करेंगे तो खाने के लिए कुछ होगा, फूड ग्रेन्स। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि देयर शुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इसलिए ज़मींदारी सिस्टम को और लार्ज लैंड होल्डिंग्स को अबॉलिश किया गया। तो लैंड रिफॉर्म किया गया, अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम किया गया। देखो इसमें इशू ये आया कि हमारे पास अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थी। 7th फंडामेंटल राइट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी। तो अगर राइट टू प्रॉपर्टी है तो जमींदार से उसका लैंड कैसे ले सकते थे, तो उसको, और राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है, तो उस प्रोविजन को हटाने के लिए भी इस शेड्यूल को लाया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th 1978 से जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा करके इट इज मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट। सो राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ लीगल राइट। अब हो गया है लीगल राइट। पहले जो फंडामेंटल राइट था तो आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 में था, अब नहीं है, अब 300A में आ गया है। 10th शेड्यूल। सो 10th शेड्यूल में क्या है, disqualification of the members of parliament and state legislature on grounds of defection, इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। सो 10th शेड्यूल डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन। अब कोई मेंबर, डिफेक्शन होता है कि जब कोई मेंबर, इलेक्टेड मेंबर जंप कर जाए अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में। देयर आर मेनी पॉइंट्स जो कि डिफेक्शन को डिफाइन करेंगे, विल क्विकली अंडरस्टैंड दैट। अगर कोई एक मेंबर किसी पार्टी से इलेक्ट होकर के आया, सपोज वो पार्टी ए से इलेक्ट होकर के आया, पार्टी ए से, पार्टी ए की टिकट से वो जीता, लेकिन जीतने के बाद वो पार्टी बी में, उसने पार्टी बी ज्वाइन कर ली, तो इसका मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो डिफेक्शन में पॉइंट 1 ऑफ डिफेक्शन इज if a member gets elected from one party and thereafter he joins the other party, he may be liable for disqualification। तो इस तरह से भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, उस तरह से भी वो डिफेक्शन में आ सकता है। दूसरा, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, इंडिपेंडेंट है
और वो इलेक्शन जीतने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, फिर भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। थर्ड, इसमें ये भी हो सकता है कि अगर कोई मेंबर, जैसे कि कोई मेंबर पार्टी ए से है और जैसे कि पार्टी ए ने ये कहा कि उसे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में इस बिल को सपोर्ट करना है या नहीं करना है, या फिर उसको किसी भी चीज़ में क्या इंस्टेंस, क्या मुद्दा लेना है, तो पार्टी पूरे डिसाइड करेगी और पार्टी के सारे मेंबर्स वो काम करेंगे। लेकिन कोई ऐसा मेंबर है जिसने पार्टी के डिसीजन के खिलाफ कोई काम किया, पार्टी ने बोला कि आज पार्लियामेंट में यस करके आना इस बिल पे और मेंबर ने नो कर दिया, तो इस तरह से भी वो उसका डिफेक्शन हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। या फिर कोई मेंबर सोच रहा है कि नहीं, मुझे तो पार्टी के खिलाफ करना है लेकिन मैं कर नहीं सकता, तो मैं आज पार्लियामेंट में जाऊंगा ही नहीं, मतलब कि वो करे ही नहीं, वोट ही नहीं करे, तो उस तरह से भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है। और जैसे कि कोई राज्यसभा का मेंबर है और उसने 6 महीना के अंदर कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो बहुत सारे तरीकों से कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो उसके लिए मतलब कि कोई मेंबर इस तरह से पार्टी नहीं चेंज करे, क्योंकि अगर इस तरह से जल्दी जल्दी पार्टी चेंज होगी तो गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल हो जाएगी। आज यहाँ पर है, कल उस पार्टी में गया, तो काम ही नहीं हो पाएगा गवर्नमेंट का। तो इस तरह से मेंबर्स जंप ना करें फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर और स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट मेंटेन रहे, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया इन सब एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए। सो दिस इज एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th शेड्यूल है पावर, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत्स। सो पंचायत्स कैसी होंगी और उनमें क्या पावर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, वो 11th शेड्यूल में आता है। इट वॉज बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो इसमें वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट टू नोटिस, इसमें 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, 29 फंक्शनल आइटम्स। और 12th शेड्यूल है द पावर, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। तो इट वॉज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड इट वॉज इन 1992, सेम ईयर है। तो ये म्युनिसिपैलिटीज के लिए, वो पंचायत के लिए। इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स हैं, दिस इज टू बी नोटेड। 29, 18। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये हायरार्किकल होता है, हायरार्किकल होता है, जैसे कि गांव लेवल पे होता है, फिर ब्लॉक लेवल पे होता है, फिर उससे बड़ा लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो इस तरह से हायरार्की होती है। लेकिन जो म्युनिसिपैलिटीज होती है उनमें हायरार्की नहीं होती, so they are non-hierarchical. So this is I think we have done with the schedules 1 से 12 तक हो गया है। There are जैसे कि 5th and 6th शेड्यूल है and 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन वाला, we need to describe it, elaborate करना है। तो इसमें I will try to make another separate videos for these schedules like 10, 5 and 6. So for this video this is done. And if you find the video useful, please do like, share and subscribe. Thank you. Have a good day.